हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि विसल ब्लोअर उन लोगों को कहा जाता है जो कि किसी सिस्टम में रहते हुए उसी सिस्टम की खराबियां बाहर लाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान की बाजी लगाना पड़े। तो विसल ब्लोअर एक ऐसी अमेरिकन पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो सच के लिए अपने आप को खतरे में डालती है और अमेरिकन गवर्नमेंट उसकी वजह से हिलकर रह गई। फिल्म की बेसलाइन ये है कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल और अमेरिकन आर्मी के कॉन्ट्रैक्टर्स मिलकर बोस्निया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा कर रहे थे और कैथी ने जान पर खेलकर इस तमाम धंधे को बेनकाब किया। मगर इसका कोई फायदा भी हुआ या नहीं और वो असल कॉन्ट्रैक्टर कौन था, ये तमाम बातें आपको वीडियो के एंड में पता चलेंगी। तो अब फिल्म की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट 1999 में राया और लूबा से होता है जो कि यूक्रेन में एक पार्टी में डांस कर रही हैं। ये दोनों अपना मुल्क छोड़कर बेहतर जिंदगी के लिए बाहर जाना चाहती हैं और इसीलिए वो रोमन से मिलती हैं। वो उनके नकली कागजात बनाता है और राया को बताता है कि वो बॉर्डर पर अपना नाम नतालिया बताए और इसके बाद वो बुदापेस्ट में नई जिंदगी शुरू कर सकती है। मगर काश राया को पता होता कि आगे की जिंदगी उसके लिए कितनी मुश्किल होने वाली है, तो राया कभी भी वहाँ से जाने का फैसला ना करती। अब हम अमेरिका के नबार्कस के लिंकोलिन शहर चलते हैं, जहाँ हमें पुलिस ऑफिसर केती नजर आती है जो कि जॉर्जिया में ट्रांसफर चाहती थी, मगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। कैथी का एक्स हस्बैंड केल है, जिससे उसकी एक बेटी एरन है जो कि केल की कस्टडी में है और कैथी जॉर्जिया इसलिए ट्रांसफर चाहती थी ताकि वो अपनी बेटी के पास रह सके। कैथी की ट्रांसफर जॉर्जिया तो नहीं हो सकी, मगर उसे बोस्निया की पीस कीपिंग फोर्स के लिए चुन लिया जाता है जो कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। बोस्निया में वार खत्म हो चुकी थी और कैथी वहाँ एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म डेमोक्रा सिक्योरिटी में काम करेगी और उसका मिशन बोस्निया में अमन कायम रखना था। यहीं कैथी की दोस्ती हॉलैंड से आई जॉन से हो गई और अपने काम के पहले दिन ही कैथी वहाँ एक मुस्लिम औरत को देखती है जिसे डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से वहाँ लाया गया था। उसे उसके हस्बैंड ने बुरी तरह मारा था। कैथी अपने ऑफिसर को उसके हस्बैंड पर कार्रवाई करने के लिए कहती है, मगर उसका ऑफिसर बिल कहता है कि ये एक मुस्लिम औरत है और ये यही डिजर्व करती है। मगर कैथी इसके बावजूद औरत की फाइल चेक करती है और वीकू से बताता है कि ये औरत वायलेंस की वजह से 8 बार यहाँ आ चुकी है और यहाँ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस को सीरियस नहीं लेता। मगर 2 महीने की मेहनत के बाद कैथी और वीको कोर्ट ऑफ लॉ में उस औरत का केस पेश करके जीत जाते हैं और उस औरत को इंसाफ मिलता है, जिससे कैथी बहुत खुश थी। वहीं कोर्ट में यूएन हाई कमीशन से मैडलिन रीस भी आई थी जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती थी और मैडलिन कैथी की कारकर्दगी देखकर उसे जेंडर अफेयर्स का हेड बना देती है। इसके बाद कैथी यूएन के मुकामी ऑफिस में शिफ्ट हो जाती है जहाँ उसे निक मिलता है और अगले दिन ही पुलिस स्टेशन में एक जख्मी लड़की को लाया जाता है और ये जख्मी लड़की कोई और नहीं बल्कि राया ही थी जो कि बहुत डरी हुई थी। फिर राया से बात करने के लिए कैथी को बुलाया जाता है, मगर राया बात करने के दौरान ही बेहोश हो जाती है। राया के साथ वहाँ इरका को भी लाया गया था। पुलिस को ये दोनों लड़कियां जंगल में मिली। इरका कैथी को बताती है कि उन्हें फ्लोरिडा बार में रेड करना चाहिए क्योंकि वहाँ अभी भी 9 लड़कियां हैं। कैथी अपने तौर पे फ्लोरिडा बार जाती है, मगर वो देखती है कि वहाँ उसका ऑफिसर बिल पहले से मौजूद था जो सब लड़कियों को बार से निकालकर कार में बिठा रहा था और कैथी के पूछने पर वो बताता है कि उसे यहाँ यूएन पुलिस फोर्स ने भेजा है ताकि वो इन लड़कियों को जेनिका शेल्टर पहुंचा सके। कैथी को जेनिका शेल्टर के बारे में कुछ नहीं पता था। इसी दौरान पुलिस वहाँ एक आदमी को लाती है जो कि बोस्नियाई जुबान में कुछ कह रहा था, मगर कैथी को बोस्नियाई जुबान नहीं आती थी, इसलिए वो समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहा है। मगर उसका दिल कह रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और उससे कुछ छुपाया जा रहा है। बिल के जाने के बाद कैथी बार में जाती है और उसे वहाँ कुछ लड़कियों की तस्वीरें और दूसरे मुल्कों के पासपोर्ट मिलते हैं और उन तस्वीरों में उसे नजर आता है कि इन लड़कियों के साथ डेमोक्रा सिक्योरिटी के कुछ ऑफिसर्स भी हैं। वहीं कैथी नोट करती है कि वहाँ लड़कियों को ड्रग्स दिए जाते थे और उन्हें बांध कर रखा जाता था। बहरहाल कैथी वहाँ से निकलकर जेनिका शेल्टर जाती है। वहाँ शेल्टर की इंचार्ज उसे बताती है कि वार खत्म होने के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ गई है और वो इन लड़कियों को अच्छी जिंदगी का लालच देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। वहीं उसे राया भी नजर आती है जिसकी हालत अभी भी बहुत खराब थी। कैथी जब इंचार्ज से फ्लोरिडा बार से आई लड़कियों का पूछती है तो वो बताती है कि वहाँ कोई लड़कियां नहीं आई। अगले दिन कैथी राया और इरका को लारा की कस्टडी में देती है और उसे बताती है कि फ्लोरिडा बार से आने वाली लड़कियां शेल्टर तक नहीं पहुंची, जिस पर लारा उसे बताती है कि पुलिस बाज़-औक़ात रिश्वत ना मिलने पर झूठी रेड भी कर देती है और यकीनन वो लड़कियां अभी भी उसी बार में होंगी। इस पर कैथी ऑफिस जाकर चेक करती है तो वहाँ उसे फ्लोरिडा बार पर रेड की कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जिस पर कैथी मरे से इस बारे में पूछती है
मगर वो उसे अपने काम से काम रखने का कहता है। जिसके बाद निक कैथी को बताता है कि मरी टेंजो से रिश्वत देता है, मगर सबूत के बगैर हम मरे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। के बाद कैथी अपने तौर पर कड़ियों को मिलाने की कोशिश करती है, क्योंकि कैथी को मिले फोटोज में कुछ डेमोक्रेट सिक्योरिटी और यूएन के ऑफिशियल्स भी थे, मगर ये तस्वीरें भी कुछ प्रूफ नहीं कर सकती थी। इसलिए कैथी एक बार फिर इरका और राया से मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि अगर वो मरी के खिलाफ गवाही दें तो मरी को सजा मिल सकी है। मगर राया बहुत डरी हुई थी और वो कैथी को कहती है कि इसमें उनकी जान भी जाती है, जिस पर कैथी उसे उसकी सिक्योरिटी की एश्योरेंस देती है। इसके बाद कैथी इन लड़कियों को कोर्ट ले जाने के लिए आर्मर्ड व्हीकल की मांग करती है, मगर कैथी को किसी भी किस्म की मदद नहीं मिलती, बल्कि पता चलता है कि कैथी की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। इसके बाद कैथी विको के साथ लारा के पास जाती है, मगर वहां जाकर उसे पता चलता है कि इरका के पास पासपोर्ट नहीं था, इसीलिए लारा ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और वहां सिर्फ राया ही है। वहीं कैथी को पता चलता है कि ट्रैफिकर्स इरका को बोस्निया और सर्बिया के बॉर्डर पर छोड़ देंगे, जहां वो जंगल में ही सर्दी से मर जाएगी। कैथी ये सुनते ही गाड़ी में उसी जंगल की तरफ जाती है, जहां एक गार्ड उसे इरका के जाने के बारे में बताता है। आखिर कैथी इरका को ढूंढ ही लेती है, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। दूसरी तरफ विको, जो राया को ले जा रहा था, कि गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया जाता है और दो लोग राया को उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद टेंजू राया को सब लड़कियों के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। कैथी जब विको से मिलती है तो वो बताता है कि उसके राया के वहां से ले जाने के बारे में किसी को पता नहीं था, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आउट होना बहुत बड़ा खतरा है। इसके बाद कैथी मैडलीन से मिलती है, जो उसे पीटर से मिलवाती है और उसे पीटर के साथ काम करने के लिए कहती है। मैडलीन को शक था कि इस माफिया के साथ यूएन पुलिस के कुछ ऑफिसर्स भी मिले हुए हैं, क्योंकि मैडलीन ने आर्मर्ड व्हीकल यूनाइटेड नेशन पुलिस से ली थी, इसलिए वो जानते थे कि कैथी कहाँ जा रही है। कैथी एक दफा फिर शेल्टर जाकर सब लड़कियों को मरी की तस्वीर दिखाती है और उन्हें बताती है कि उनकी गवाही से वो ट्रैफिकर्स को सजा दिलवा सकते हैं, मगर लड़कियां बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मगर एक लड़की हिम्मत करके आगे आती है और बताती है कि वो मरी को जानती है, क्योंकि वो हर हफ्ते रिश्वत लेने बार में आता था। इसके बाद वो कुछ और ऑफिसर्स को भी पहचान जाती है और कैथी पर ये वाज़ेह हो जाता है कि इस ट्रैफिकिंग में यूएन पुलिस फोर्स भी शामिल है, और सिर्फ पुलिस फोर्स ही नहीं बल्कि आर्मी ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स तक इस कार्टेल में शामिल हैं। यानी ये कार्टेल कैथी की सोच से भी बड़ा है। ये सब जानकर मैडलीन भी शॉक में आ जाती है और वो कैथी को पीटर के साथ सारी रिपोर्ट शेयर करने के लिए कहती है। साथ ही वो कैथी का हौसला भी बढ़ाती है और उसे कहती है कि वो बहुत हिम्मत दिखा रही है, क्योंकि ये माफिया उनकी सोच से भी बड़ा है। अगले दिन कैथी को यूएन ह्यूमन रिसोर्स हेड ब्लैकली बुलाता है। वो पहले तो उसकी बहुत तारीफ करता है, मगर कैथी समझ जाती है कि वो नहीं चाहता कि कैथी इस केस पर मजीद काम करे, इसलिए वो कैथी को कुछ दिन छुट्टी पर जाने का कहता है। अब कैथी को अंदाजा हो गया था कि जिसे वो एक छोटा सा ग्रुप समझ रही थी, उसमें तो यूएन ह्यूमन रिसोर्स का हेड भी शामिल है। रात को कैथी को पीटर का मैसेज मिलता है कि वो उससे एक होटल में आकर मिले, और इसी दौरान कैथी को अपने फोन की जांच करते हुए उसमें एक माइक्रोफोन मिलता है, जिसका मतलब ये था कि उस पर हर तरफ से नजर रखी जा रही थी। इसके बाद जब वो पीटर से मिलती है तो पीटर उसे बताता है कि इंटरनेशनल अफेयर्स उसके तमाम केसों को बंद कर रहा है, और उसके साथ ही उन्होंने मरी को भी छुट्टी पर भेज दिया है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट और यूएन इस केस को दबाना चाहते हैं, क्योंकि डेमोक्रा एक प्राइवेट अमेरिकन मिलिट्री फर्म है और उन्होंने बोस्निया के साथ बिलियंस डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए वो नहीं चाहते कि ये बात बाहर आए और मिलिट्री की बदनामी हो। यहीं पीटर उसे कहता है कि वो बाकी की फाइल्स इंटरनल अफेयर्स से निकाल लाएगा, मगर अब सिर्फ एक रास्ता बचा है कि इन तमाम फाइल्स को पब्लिक कर दिया जाए, मगर इसमें काफी खतरा है और हो सकता है कि इसमें जान का खतरा भी हो। यानी कैथी अब इस लड़ाई में अकेली रह गई थी। अगले दिन विको को जंगल में एक लड़की मिलती है जो उसी जगह से भाग कर आई थी जहाँ राया और दूसरी लड़कियों को रखा गया था। उस जगह का पता चलते ही कैथी विको और कुछ दूसरे एतमाद वाले ऑफिसर्स के साथ वहाँ रेड करती है, मगर वहाँ उनके आने से पहले ही टेंजो को उनके मुतालिक बता दिया जाता है। और जब कैथी बार में पहुँचती है तो उसे वहाँ सब लड़कियाँ मिलती हैं, जिनमें राया भी थी। कैथी राया को सब लड़कियों के साथ वहाँ से बाहर निकलने को कहती है, मगर कोई भी लड़की अपनी जगह से नहीं हिलती। वहाँ मौजूद एक आदमी कैथी को बताता है कि ये लड़कियां यहाँ काम करती हैं और उनके पासपोर्ट्स भी हैं, मगर विको चेक करता है कि तमाम पासपोर्ट नकली हैं। कैथी एक दफा फिर सब लड़कियों को अपने साथ चलने का कहती है, मगर उसी वक्त वहाँ डेमोक्रेट सिक्योरिटी के कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब लड़कियां सहम जाती हैं। ये देखकर कैथी बार बार उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहती है, मगर लड़कियां इतनी डरी हुई थी कि कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। ये देखकर कैथी बेबसी और गुस्से से रोने लगती है। फिर विको आकर उसे जबरदस्ती वहाँ से बाहर ले जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़कियां अगर वो
साथ ले भी गए तो भी उन्हें वहां वापस लाया जाएगा और उन्हें बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाएगा और इसीलिए लड़कियां उनके साथ जाने को तैयार नहीं थीं। दूसरे दिन कैथी को जंगल से राया की लाश मिलती है और उसकी लाश मिलने पर कैथी आखिरकार अपना फैसला कर लेती है। उसे पता था कि वो इस नेटवर्क को खत्म नहीं कर सकती, मगर शायद वो दूसरी लड़कियों को बचाकर राया को कुछ इंसाफ दिला सकती थी। आखिर कैथी यूनाइटेड नेशन के 50 हेड्स को ईमेल करके इस ट्रैफिकिंग नेटवर्क के बारे में इतला देती है, मगर जब दूसरे दिन वो ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसी को जॉब से निकाल दिया गया है और ब्लैकली कहता है कि तुम्हारा मिशन यहाँ खत्म होता है और तुम वापस अपने मुल्क जा सकती हो। अब कैथी को यह पता चल गया था कि यूनाइटेड नेशन भी इस मामले में कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि इस स्टोरी से उनकी बदनामी होगी। मगर कैथी अब भी हिम्मत हारने वाली ना थी। वो और पीटर रात को छुपकर ऑफिस जाते हैं, मगर ब्लैकली उन्हें देख लेता है। मगर उसे पता नहीं था कि पीटर भी कैथी के साथ है, इसलिए वो पीटर को कैथी से बैग ले लेने का कहता है और फिर ब्लैकली वहाँ काफी बातों को एक्सपोज करता है और फिर कैथी को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। मगर थोड़ी देर बाद पीटर वहाँ तमाम डॉक्यूमेंट्स और ब्लैकली की बातों की रिकॉर्डिंग के साथ आता है और इसके बाद कैथी अमेरिका जाकर सारी फाइल्स और रिकॉर्डिंग्स को बीबीसी के जरिए एक्सपोज कर देती है। मगर अफसोस कि डिमोर्का सिक्योरिटी पर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगते, क्योंकि उनको इम्यूनिटी लॉ की वजह से बचा लिया गया था, क्योंकि इस लॉ की वजह से उन पर कोई केस नहीं बन सकता था। आखिरी सीन में राया की माँ उसकी कब्र पर खड़ी है और अब उसे इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये फिल्म कैथरीन बेल्कोविक पर बनाई गई है, जो कि एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर थी। 1999 में कैथरीन को यूनाइटेड नेशन की तरफ से बोस्निया में पीस कीपर के तौर पर भेजा गया था, मगर वहाँ कैथरीन ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बड़े नेटवर्क को डिस्कवर किया, जिसमें यूनाइटेड नेशन के ऑफिसर्स के साथ साथ अमेरिकन आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल थे। इस फिल्म में डाइनकॉप इंटरनेशनल का नाम बदलकर डिमोक्रा रख दिया गया है, मगर इतना बड़ा स्कैंडल होने के बाद भी अभी तक डाइनकॉप अमेरिका के लिए काम कर रही है और अभी भी ये इराक और अफगानिस्तान में काम कर रही है और शायद अभी भी कोई कैथरीन बहुत से जुल्म बेबसी से देख रही है।